गुड मॉर्निंग। आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस का दिन, और हम 24 दिसंबर की न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल जो एकेडमी। देखो, पहली ये न्यूज़ है साइंस अवार्ड्स की। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार सेरेमनी हेल्ड की है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2024 में, अगस्त 2024 में इनको लॉन्च किया गया था और ये भारत रत्न पे बेस्ड हैं। पहले बहुत सारे साइंस के फील्ड में अवार्ड्स दिए जाते थे, उन सबको एबॉलिश करके भारत रत्न जैसे दिया जाता ना, भारत रत्न और तुम्हारा पद्म भूषण, उसी की तर्ज पे ये 4 कैटेगरीज इस्टेब्लिश कर दी हैं। विज्ञान रत्न दिया जाएगा, इसमें विज्ञान श्री दिया जाएगा, विज्ञान युवा पुरस्कार दिया जाएगा और विज्ञान टीम पुरस्कार दिया जाएगा। विज्ञान रत्न में 3 अवार्ड्स होंगे, विज्ञान श्री में 25, मैक्सिमम 25 दे सकते हैं, इसमें भी मैक्सिमम 3 रहेंगे। विज्ञान युवा में भी मैक्सिमम 25 और विज्ञान टीम में अगर लोगों ने काम किया है, टीम स्पिरिट, तो मैक्सिमम 3 अवार्ड्स दिए जा सकते हैं। ऑलराइट, टाइमलाइन इसकी क्या रहती है? नॉमिनेशन ओपन किए जाते हैं 14 जनवरी को। जितने लोगों को नॉमिनेट करना है अपने आप को, या कोई और भी कर सकता है, तो 28 फरवरी तक नॉमिनेशन हो जाते हैं इसके। 28 फरवरी को होता है नेशनल साइंस डे। फिर इनका अनाउंसमेंट कर दिया जाता है 11 मई को। 11 मई को होता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। राइट, फिर अवार्ड सेरेमनी होती है 23 अगस्त को, नेशनल स्पेस डे के दिन। ठीक है, ये अवार्ड सेरेमनी हो गई है लेट इस बार फॉर सम अनफोर्सिन रीजंस। विज्ञान रत्न 2024, जैसे हम भारत रत्न के नॉमिनीज़ को याद करते हैं, वैसे ही विज्ञान रत्न के नॉमिनीज़ को एटलीस्ट याद रखने की ज़रूरत है। 2024 में प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया था। बायोलॉजिकल साइंस के फील्ड में इन्होंने काम किया था, आईआईसी बेंगलोर से बिलोंग करते थे। प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। ऑल राइट, 2025 में ये दिया गया जयंत विष्णु नार्लिकार। ये नाम याद रखना, जयंत विष्णु। फिजिक्स के फील्ड में इन्होंने काम किया, ये पोस्टमसली मिला है इनको। ऑल राइट, तो इसका मतलब ये पोस्टमसली भी दिए जा सकते हैं। ये इस बार का सेकंड एडिशन है 2025 में विज्ञान रत्न पुरस्कार का, और इस साल टोटल 24 दिए गए हैं इन ऑल कैटेगरीज। राइट, इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है मेड इन तिहार प्रोडक्ट्स। ये आप GS2 में यूज़ कर सकते हैं एज अ केस स्टडी, है ना। प्रेजेंट रिफॉर्म्स या इस तरह से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। राइट, तो तिहार एडमिनिस्ट्रेशन ने ई-कॉमर्स में भी इनको इनरोल कर दिया है, अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी। तिहार से मस्टर्ड ऑयल, तिहार से कुकीज़, कोकोनट, आटा, जीरा मिल्क क्रीम, स्वीट जलेबी, ओट्स, ये नान कटाई, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं। हैंडीक्राफ्ट्स भी यहाँ से बनाए जा रहे हैं। राइट, 2024 में अगर टर्नओवर की बात करें तो 8 करोड़ रुपए का टर्नओवर इस जेल का रहा था। और ऐसा नहीं, इसमें वेज भी अच्छे दिए जाते हैं लोगों को। जैसे फैक्ट्री एक्ट है ना, उसके तहत जो मिनिमम वेजेस रहते हैं, और जो सोशल सिक्योरिटी कोड्स आए थे उसमें भी फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट था, उसके बेस पे ही 412 रुपये पर डे के हिसाब से इनके अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर दिए जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये जो है हर महीने कॉन्विक्ट्स अपनी फैमिलीज़ को पैसा भी भेज पा रहे हैं, तो अच्छा है। वैसे अगर लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है तो क्राइम करके मेक श्योर दैट यू आर गोइंग इन तिहार। राइट, देयर यू विल गेट एम्प्लॉयमेंट। 4,012 रुपये के हिसाब से लगभग 12,000 रुपये पर मंथ तुम्हारी अर्निंग्स हो जाएंगी, और खाना पीना फ्री। राइट, बट आई विल नॉट सजेस्ट इट, ओके, सो डोंट डू एनी क्राइम्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लॉन्च किया गया है लखनऊ में। ठीक है, तो इसमें इस तरह के 3 स्टैचू लगाए गए हैं। ये भारतीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी, उसको इस्टेब्लिश करने में इन तीनों का बहुत रोल है, और उसी के लिए और उनके बलिदानों को याद करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया लखनऊ में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या होगा। पोएम्स और स्पीच होंगी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की, है ना। नेशनलिस्टिक कोट्स होंगी भारतीय जनसंघ की, भारतीय जनसंघ के फाउंडर। देखो, नेशनलिस्टिक कोट्स किस किस की होंगी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। इन लोगों ने ही भारतीय जनसंघ को इस्टेब्लिश किया था, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, है ना। ऑडियो प्रेजेंटेशंस इसमें
दिखाई जाएंगी कि किस तरह से इन्होंने नेशनल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट किया है। ओके, तो ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल इनके लिए ही खोला गया है। नेक्स्ट है, इसको इनॉग्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। गोमती रिवर के किनारे पे है ये, हरदोई रोड पे, और 3 टावर इसमें ब्रॉन्ज स्टैच्यू के बनाए गए हैं। ये चीज़ याद रखना, ब्रॉन्ज स्टैच्यू 3 टावर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के। इन तीनों का 42 किलो वजन है। ये पीसीएस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, यूपी वाले में। ठीक है, तो इतना आपको पता होगा। आई थिंक दैट इज़ इन सफिशियंट। थोड़ी सी और चीज़ें बता देते हैं। तो जो भारतीय जनसंघ था, उसमें उन्होंने क्या किया था, मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उन्होंने नेहरू की कैबिनेट से रिजाइन कर दिया था, है ना, और अपनी खुद की ही पार्टी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। और 1951-52 में जब इलेक्शन हुए थे तो कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं था कांग्रेस के अलावा देश में। ठीक है, तो इन्होंने नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की थी विद द सपोर्ट ऑफ आरएसएस। तो 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी निकल के आई थी सामने, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे, दीनदयाल उपाध्याय इसके ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर्स को देखते थे। ठीक है कि नहीं। ये है 1952 इलेक्शंस में इन्होंने बहुत अच्छा मतलब सक्सेस हासिल की थी। इनका जो पहला इलेक्शन सिंबल था वो लैंप था, दीपक, नहीं समझे, दीपक था, है ना। फिर उसके बाद लैंप रहा, सुदर्शन चक्र, स्टैचू ऑफ भारत माता, ये सारे भी इंस्टॉल किए गए हैं। सॉरी, ये सब इंस्टॉल किए गए हैं इसमें राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में। ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि सभी लोग वही आ जाएंगे चिलगोंजिया टाइप के कि इज़ इट राइट और रॉन्ग, टैक्स पेयर्स की मनी का क्या हो रहा है। तो इनको एक ही बात है कि ज्ञान न दो। ठीक है, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की गई हैं पहले से ही, लेकिन मेन फोकस किस पर रहा है, हर पार्टी अपने अपने लोगों के लिए ही करती रही। जैसे कांग्रेस का देखें तो नेहरू नेहरू नेहरू, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी, और गांधी गांधी गांधी, है ना। मतलब एक तरह से देखा जाए, नेहरू हो गया, गांधी हो गया, और तुम्हारा इंदिरा गांधी हो गई, राजीव गांधी हो गई। इन्हीं का सब कुछ मिलेगा उनको ये, और बाकी के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन सबको भुला दिया गया। इस देश में ऐसा बताया गया है कि नेहरू परिवार के बिना ये देश होता ही नहीं, और गांधी के बिना ये देश होता ही नहीं। ठीक है कि नहीं। उसके बाद मायावती जी आई, जैसे यूपी में अगर देखें, ठीक है, तो उन्होंने भी बनाया। और उसके बाद अब आप अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों ने भी, चूंकि ये कांग्रेस के भी मेंबर हुआ करते थे, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मैंने आपको बताया कि इन्होंने रिज़ाइन किया था नेहरू की कैबिनेट से, तो जाहिर सी बात है इन्होंने भी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशंस दिए होंगे। ओके, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तो एटलीस्ट दिया ही था, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़ा करने में हेल्प की थी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनके भी उनको याद किया जाए। बाकी का आपका क्या विचार है बता देना, लेकिन आई वुड सजेस्ट, ओके, आई थिंक, ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। श्रीलंका का देखो, मैं ये पहले बता चुका हूँ, दितवा साइक्लोन दितवा आया था कहाँ पे, श्रीलंका में। अगर आप वैसे देखें इंडिया को, अगर ये श्रीलंका है, तो मैंने आपको बताया था कि ये नियर इक्वेटर ओरिजिन हुआ था, है ना। ये इक्वेटर है अगर 0 डिग्री, तो यहाँ के आसपास ही हुआ था। फिर ऐसे ट्रैवल करते हुए और ऐसे इसने लैंडफॉल किया था चेन्नई पे। तो चूंकि ये इसके ऊपर से निकला, यहाँ पे लैंडफॉल नहीं किया, तो पूरी बारिश करके इसमें फ्लड्स वगैरह ये ला के गया है भाई अपना दितवा। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनकी हेल्प के लिए हमने ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया था इंडिया ने। अभी हमने $450 मिलियन का हेल्थ मतलब पैकेज लॉन्च किया है इनको, हेल्प पैकेज। ठीक है, ये लगभग 3745 करोड़ होते हैं, 3745 करोड़ रुपए। राइट, आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। इनको मिला था विनोद कुमार शुक्ला को, ये मर गए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे इंसान थे, इनके बारे में पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। इन्होंने देखो बहुत सारा काम किया है। जैसे ये डिस्ट्रेस के टाइम पे रहते थे,
कोई भी आदमी परेशान दिख जाता था उससे कहते थे सब ठीक हो जाएगा। समटाइम्स आई से दैट ऑल्सो, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन्होंने लिटरेरी करियर मतलब 50 साल से ज़्यादा इन्होंने अपने करियर में लिखते ही रहे हैं। इन्होंने जैसे पहला पोइट्री कलेक्शन की बात करें, लगभग जय हिंद मतलब जय हिंद तो हो गया लेकिन लगभग जय हिंद हो गया है ये 1971 जब जयप्रकाश नारायण के टाइम की चीज़ें हैं, नहीं समझे। आ, तब इन्होंने कहा था कि लगभग जय हिंद हो गया है भाई, इंदिरा गांधी के खिलाफ वो चल रहा था तब का है। फिर इन्होंने सब कुछ होना बचा रहेगा, एवरीथिंग जो होनी है येट टू हैपन, ये भी इन्होंने लिखा। उसके बाद इन्होंने लिखा कि आई मीन स्टोरीज लिखी, सॉरी हेल स्टोरीज लिखी हैं इन्होंने। स्टोरीज लिखी हैं जैसे ब्लू इज़ लाइक ब्लू, नीला नीले की तरह है। इसी स्टोरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ये तुम्हारे हमारे एमपी हैं शशि थरूर जी, वो उन्होंने लड़ाई की थी। बोले कि इनकी जो ब्लू इज़ लाइक ब्लू स्टोरीज़ को बेस्ट बुक ऑफ द ईयर्स 2020 के जो है ना मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, इसमें इसको इंक्लूड किया जाए और इसको बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्होंने दिलवाया था। फिर एक है नौकर की कमीज, नॉवल लिखा है इन्होंने। फिर दीवार में एक खिड़की रहती थी, इतने अच्छे अच्छे टाइटल्स हैं, इसको देख के पढ़ने का मन करता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी। विनोद कुमार शुक्ला जी ने, इनकी डेथ हो गई, ऑलराइट, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। ये हमारे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड्स हैं। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में किताब लिखने के क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड को। 1961 में इसको स्टार्ट किया गया था भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ की अगर बात करें, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में बाई शाहू शांति प्रसाद जैन। जी हाँ, जैन ने इनको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, 1961 में। भारत मतलब जैन ने इनको भारतीय ज्ञानपीठ को इस्टेब्लिश किया था, भारतीय ज्ञानपीठ ने इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार को इस्टेब्लिश किया था। ये कंट्रीब्यूशन जो लोग करते हैं ना लिटरेचर में, 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश, मतलब टोटल 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में, और प्लस एक इंग्लिश, तो टोटल 23 लैंग्वेजेस में इसको दिया जाता है, ये याद रखना। इसमें मिलता क्या क्या है अपन लोगों को, इसमें ब्रॉन्ज रेप्लिका दी जाती है माता सरस्वती की, एक ब्रॉन्ज की, और एक कैश प्राइज़ दिया जाता है लगभग 11 लाख रुपए का, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट गोवा की मैंने आपको बताया था कि गोवा के क्लब में आग लग गई, कई लोग जल गए और लथूरा ब्रदर्स भाग गए थे कहाँ, सिंगापुर। तो उसके बारे में मैंने बताया था, ब्लू कॉलर नोटिस और ये सारी चीज़ें हैं। मतलब इंटरपोल के जितने भी नोटिस हैं वो सारे मैंने आपको बताए थे। तो इसमें जो बीचेस आए हैं गोवा के, नॉर्थ साउथ में इनको याद कर लेना, ऑलराइट। वैसे देखा जाए तो देखो, मोरजिम बीच है, मोरजिम बीच, ओलिव रिडले टर्टल्स मिलते हैं यहाँ, काइट सर्फिंग भी की जाती है, आयुर्वेदिक लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है आयुर्वेदा से, नहीं समझे। और रशिया के लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इधर, तो इसको लिटिल रशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो मोरजिम बीच हो गया नॉर्थ में, ठीक है। फिर उसके बाद 2 फोर्ट हैं यहाँ पे, ये है चोपड़ा फोर्ट और नीचे आ जाता है आपका, एक सेकेंड, ये रहा फोर्ट अगुआड़ा। तो ये 2 फोर्ट याद रखना, शिवाजी के ही होंगे ये, छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट आ जाते हैं वागाटोर बीच, MV, वागाटोर बीच, अंजुना बीच, MVA, बाघा बीच, और ये है कैलनगूट बीच, राइट। यहाँ ये पार्टी सेंट्रिक बीच हैं, ये 3 बीच हैं जो हैं यहाँ पे पार्टियाँ, नाइट क्लब्स, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। एक बीच है तुम्हारा ये कैंडोलिम, कैंडोलिम बीच। तो इस तरह का एक्रोनिम इससे बना लेना, MVA BCC, आई डोंट नो, ऑलराइट। एटलीस्ट 1-2 बार आप देख लोगे ना। मोरजिम बीच अच्छा ऊपर था, ठीक है, बागटोर, फिर अंजुना, बाघा, कैलनकूट, इस तरह से आप देख लेना, कोशिश करना है याद करने की। और वैसे लोकेशन भी पूछी जा सकती है कि कौन सा बीच कहाँ है, तब भी आप थोड़ा सा
एक दो बार बोल दोगे इनको मुंह से तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट हम राइनो डी हॉर्निंग की बात कर देते हैं। ये केस स्टडी की तरह आपकी GS1 GS3 में काम कर सकती है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में एज एन एग्जाम्पल ये आपकी काम कर सकती है। तो नियरली एलिमिनेट कर दिया इसने पोचिंग को। राइनो डी हॉर्निंग का मतलब होता है राइनो के हॉर्न्स को पहले ही काट दो, इससे पहले पोचर्स आए। पोचर्स मतलब दे हैव नो सिंपैथी, तो वो जनरली क्या करते हैं ना, वो बम मार के उखाड़ के ले जाएंगे या 100 से काट देंगे मुंह को पूरा, एंड दे लीव देम फॉर डाइंग, है ना। उसके बाद इलाज भी नहीं करेंगे, बेचारे तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो हॉर्न के चक्कर में राइनोज की मौत की जाती है बहुत ज़्यादा तरीके से। एक दो साल पहले अगर आप देखोगे तो CBI वगैरह ने भी लगभग आई थिंक 2700 हॉर्न जलाए थे, नहीं समझे। वेरियस ओकेजन्स पे उनको पकड़ा गया था, कहीं भी एयरपोर्ट पे पकड़े गए, कभी शिप पे पकड़े गए। आई थिंक वेस्ट बंगाल में, असम में जलाया गया था उनको, ये दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखो इनसे कुछ नहीं होता है, हम इनको जला रहे हैं जले पे नमक छिड़कने के लिए एक तरह से। तो अगर आप इसको देखेंगे तो देखो 75% डिक्रीज़ आया है पोचिंग से, पोचिंग के इंसिडेंट्स में, है ना। लोग जाके इनको मार नहीं रहे, 75% कमी आई है, नहीं समझे। 95% लोअर रिस्क हो गया है ऑफ बीइंग पोच्ड ऑफ एन एनिमल विद इंटैक्ट हॉर्न। जिनके हॉर्न अभी भी बचे हुए हैं तो 95% चांस है कि उसका नहीं कोई तोड़ के ले जाएगा हॉर्न को। तो बहुत अच्छी केस स्टडी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नो योर इंग्लिश वाले सेक्शन में। अ हेड हंटर, अ हेड हंटर, ये एक टर्म याद रखना। हेड हंटर वो आदमी होता है जो कहीं भी जाता है तो टैलेंट को देखता रहता है। उसको कोई अच्छा आदमी दिखेगा तो उससे कहेगा यार तुझे मैं तेरी एक अच्छी जगह पे नौकरी लगवा देता हूँ। और मतलब एक ये हेड हंटर एक अच्छा आदमी होता है, मतलब एक तरह से खराब आदमी नहीं होता, और उस टैलेंटेड आदमी को ले जाएगा और उसकी नई जगह पे अच्छी जॉब लगवा देगा, अच्छी सैलरी दिलवा देगा उसको। तो इसको हेड हंटर बोलते हैं, हाँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जामिया के प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछ लिया था, ये लोग कहीं भी जाते हैं मकसद नहीं भूलते अपना, मकसद नहीं भूलना। 101 क्लासेस चलती हैं इनकी बचपन से ही, और ये ज़िंदगी भर जब तक जीते हैं तब तक ये मकसद के लिए ही काम करते हैं, बोला ऐसा ही साहब है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था जामिया में, डिस्कस द एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इन इंडिया विद सूटेबल एग्जाम्पल। देखो इसका एक, ये क्यों पूछा क्वेश्चन, मान लो 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, क्लास में। मान लो 5 स्टूडेंट्स ने इस पे आंसर लिख दिया, है ना, और एट्रोसिटीज़ के बारे में बता दिया कि भाई ये एट्रोसिटीज़ हो रही है, ये एट्रोसिटीज़ हो गई है। इसमें बोला है विद एग्जाम्पल भी देना है, तो एग्जाम्पल ये, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 बच्चे ने दे दिए। तो इस प्रोफेसर को क्या पता चल जाएगा कि ये 5 स्टूडेंट हैं, ये मकसद को नहीं भूल रहे मेरी तरह। तो ये इन 5 स्टूडेंट को अप्रोच करेगा ठीक है, और इन 5 स्टूडेंट्स को ले जाएगा कहाँ, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के पास, कि बोले तुम इससे मिलो, तुम इससे मिलो, जाके वहाँ मिलो, और इनको मकसद में और ज़्यादा ट्रेन कर दिया जाएगा, नहीं समझे। तो इट इज़ जस्ट टू आइडेंटिफाई द टैलेंट, नथिंग मोर देन दैट, है ना, कि क्या टैलेंट है, कौन लोग हैं जो मकसद को नहीं भूलना चाहते, उसको कैसे पता करना है। बस एक क्वेश्चन पूछ लो जामिया यूनिवर्सिटी में और बस लोग मिल जाएंगे छाती पे बम फाटने वाले, जैसे डॉक्टर्स आपने देखा होगा दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे अभी। तो बस वही है ये, बी केयरफुल गाइज। नेक्स्ट आ जाते हैं 22 CPI माओइस्ट कैडर के लोगों ने उड़ीसा में सरेंडर कर दिया है। इट्स अ गुड न्यूज़, है ना। मैंने इस पे पहले भी आपको एक बार एक्सप्लेन किया था, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। माओइस्ट आइडियोलॉजी क्या है, ये एडॉप्शन ऑफ मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म है। 1848 में इन्होंने कार्ल मार्क्स ने और एक एनगेल करके था, उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश किया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जब भी हम इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो ऐसा मन में आता है कि ये तो रशिया में हुआ होगा, नहीं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये पब्लिश किया गया था जर्मनी में, ऑलराइट, जर्मनी में पब्लिश किया गया था, और यूरोप में इसकी कई सारी कॉपीज ट्रांसलेट हुई, लेकिन यूरोप में इसको पॉपुलर नहीं होने दिया गया कैपिटलिस्ट फोर्सेस की वजह से।
तो ये पॉपुलर मेन किया था लेनिन ने रशिया में। राइट, तो मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म इसको बोलते हैं। तो लेनिन ने इसको जब अडॉप्ट किया तो इसको रशिया में पॉपुलर किया, तो वहाँ पर रिवॉल्यूशन लेकर ये आए वहाँ पे, ठीक है। तो पहला कम्युनिस्ट स्टेट इस्टेब्लिश हुआ था वहाँ पे। उसके बाद देखो चाइना में भी जब रिवॉल्यूशन होना था तो माओ जेडोंग ने इस आइडियोलॉजी को, मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी था उसको नया फॉर्म दिया, जिसको माओइस्ट आइडियोलॉजी बोलते हैं। चाइनीज सिविल वॉर के टाइम पे इसने ऐसा किया था। इसका क्या मतलब था, पीजेंट लेड रिवॉल्यूशन होगा। जितने भी लोग खेतों में काम करने वाले हैं, गरीब हैं, वो आएंगे, ज़मीन पर उतरेंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे, जंगल में छुप छुप के लोगों को मारेंगे। मास मोबिलाइजेशन टू कैप्चर पावर, इनका मेन मकसद है पावर को कैप्चर करना। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को मैंने पढ़ा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि इनकी औकात नहीं कम्युनिस्टों की कि ये खुद से कुछ कर पाएँ अपने जीवन में, नहीं समझे। और ये है कि इनको बस पावर कैप्चर कर लेनी है, कोई आदमी दूसरा इस्टेब्लिश करे पावर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, नहीं समझे कि कैसे चीज़ों को प्रोडक्शन होना है, ठीक है। और हर चीज़ को वो इस्टेब्लिश करे। तो इनका मेन मकसद ये होता है कि पीजेंट्स को ले जाओ और इन सबको ले जाओ और ये पावर को कैप्चर कर लेना है। बना बनाया चाहिए इन्हें, खुद से इस्टेब्लिश नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 17 आप पढ़ना बहुत ध्यान से, इसका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ना। उसमें लिखा है, उसमें ये पूछा गया है कि इज़ इट पॉसिबल फॉर प्रोटेस्टेंट्स टू कैप्चर पावर, है ना, बोझी से मतलब कैप्चर एक बार में पावर को किया जा सकता है कि नहीं। तो मतलब ये पावर को एक बार में कैप्चर कर सकते हैं कि नहीं। तो उसका आंसर में ये लिखा है मार्क्स ने और एंगल्स ने कि पहले जो बोजीज हैं, मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन करने वाले हैं, उनको इस्टेब्लिश करने दो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जब वो एक बार बहुत ज़्यादा अच्छा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इस्टेब्लिश कर दें, उसके बाद हम उससे कैप्चर कर लेंगे। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, नहीं समझे। अगर इस तरह का कभी भी कुछ भी होता है, पावर को अगर ये कैप्चर कर कर लेते हैं इस तरह से, तो सेम कंडीशन होनी है जो पाकिस्तान में हो रही है आज के समय में, ठीक है। और जो चाइना में हो रही है, जो तुम्हारी कहाँ पे हो रही है, नॉर्थ कोरिया में हो रही है। चाइना इज़ नॉट अ गुड कंट्री गाइस, बिलीव मी। नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ बोल नहीं सकते, कहीं पर भी गायब कर दिया जाता है। मतलब तुमको इतना हरास किया जाता है वहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। इस पथेटिक, लिटरली, है ना। जो उसको जाने दो, उस पर मैं फिर से बताऊंगा कि चाइना इज़ लिविंग इन 50 ईयर्स अहेड, तो वो बहुत ही बेकार की चीज़ है। वो तो प्रोपेगेंडा है मतलब, वरना बहुत बेकार की चीज़ है। पाकिस्तान में देख लो, मेरिट में हिंदू पढ़ लिख के लगते थे जॉब्स पे, उनमें मुल्लों को बैठा दिया, कहाँ जा रहा है। बांग्लादेश में सेम कंडीशन होने जा रही है, ठीक है कि नहीं। तो वही सेम कंडीशन इनकी होती है। पावर कैप्चर एक बार किया नहीं और ये पागल हो जाते हैं कम्युनिस्ट लोग, और फिर इनका प्रोपेगेंडा चलता है, कुछ और नहीं चल पाता है। तो ये चीज़ याद रखना, माओइस्ट आइडियोलॉजी। तो यही आइडियोलॉजी इंडिया में भी स्टार्ट हुई थी नक्सलवारी विलेज से, नहीं समझे। इंडिया में 1967 में नक्सलवारी अपराइजिंग हुई थी। नक्सलवारी एक विलेज है वेस्ट बंगाल में। बेचारे इन लोगों ने इनको आके इन्फ्लुएंस कर दिया और इनको तब से लेके मिलिटेंट बना के रखा हुआ है। तब से बेचारे ये लोग इंडिया के ही लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, सरकार के खिलाफ कभी इस पे अटैक कर दिया, कभी उस पे अटैक कर दिया। I don't know whether it is recording or not at present, but call came. I forgot to disconnect my mobile phone from my mic. सॉरी फॉर दैट। तो ये अपने ही लोग थे नक्सलवारी के, और बेचारे इनको मिलिटेंट बना दिया गया। ये लोग अटैक करने लगा गवर्नमेंट्स पे, और गवर्नमेंट बेचारी इनको हंट कर रही है। तो अभी देखो ये सरेंडर किया गया है ना, तो एक तरह से ये एमनेस्टी स्कीम्स के तहत ही कर देते हैं कि भाई तुम सरेंडर कर दो, मरो मत, ठीक है, वरना हम तुमको मार देंगे। सरेंडर करो, हम तुम्हें क्या करेंगे, स्किल प्रोवाइड करेंगे, जॉब प्रोवाइड करेंगे और हाउस प्रोवाइड करेंगे रहने के लिए, ठीक है, जिससे कि तुम फिर से नक्सलवादी न बनो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने बोला है कि हम 31 मार्च 2026 तक एंड कर देंगे इन लोगों का। तो इसलिए भी ये लोग जल्दी जल्दी सरेंडर कर रहे हैं। आप आए दिन देखते होगे इसकी न्यूज़। मैकुले की बात कर लेते हैं। तो देखो मैकुले 1835 में इन्होंने मैं अपने माइनूट्स दिए थे, इसको बोला था कि हमें इंग्लिश में पढ़ाना है लोगों को।
नेक्स्ट इन्होंने वुड्स डिस्पैच दिया था 18 उसके बाद मतलब सॉरी इन्होंने नहीं, वुड्स डिस्पैच आया था एजुकेशन के लिए, ठीक है, कि किस तरह से एजुकेशन को प्रमोट करना है इंडिया में। तो इसी मैकुले के वकील बन रहे हैं ये भाई साहब सुहास, पता नहीं क्या नाम है इनका, और ये गुलाम मेंटेलिटी के लोग हैं, तो ये डिफेंड करने के लिए आए हैं इसको, इन्होंने खुद लिख रखा है। और द घोस्ट एडवोकेट बनने की ज़रूरत है। इट इज़ देयरफुल यूजफुल टू एक्सरसाइज द घोस्ट बीइंग अ डेविल, मतलब जो इसको डेविल बताया जा रहा है, क्या नाम है इसका, मैकुले को, और इस घोस्ट को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और इसके वकील बन के आए भाई साहब, नहीं समझे, एडवोकेट। तो जान लेते हैं इसको जान लेते हैं मैकुलेस के माइन्यूट्स को। थॉमस बेबिंगटन मैकुले ने 1835 में इसको पब्लिश किया था। इसका एक ही मकसद था, ऐसी क्लास ऑफ इंडियंस तैयार करनी है जो इंडियन इन ब्लड एंड कलर, रंग में इंडिया के होंगे और कलर में इंडिया के, ब्लड में खून इंडियन होगा, लेकिन इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मोरल्स एंड इंटेलेक्ट, टू सर्व द इंटरमीडियरीज बिटवीन, मतलब ये सर्व करेंगे, गुलाम होंगे, ये सर्व करेंगे, ये बीच के लोग होंगे, ये नहीं समझे, बीच के लोग, किसके बीच में, ब्रिटिश एंड इंडिया के बीच में, इंडियंस के बीच में, नहीं समझे, गुलामी करवाएंगे लोगों से। तो ये इसका मेन एम था। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इंग्लिश एज अ मीडियम इस्टेब्लिश करने का की एस्पेक्ट क्या थे, इंग्लिश एज अ मीडियम दिया तो बाकी की सारी लैंग्वेजेस को साइडलाइन कर दिया गया। वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करनी थी, क्रिएशन ऑफ इंटरमीडियरीज था, मैंने बताया था कि गुलाम बनाना एक तरह से, तो इंटरमीडियरीज चाहिए। फिल्ट्रेशन थ्योरी भी यहीं से आई थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है कि नहीं, कि एलीट क्लास को पढ़ाओ, एलीट क्लास को पढ़ाओ और नीचे वाले लोग अपने आप ही पढ़ जाएंगे, नहीं समझे, इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। बेंटिक ने इसको 1835 से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया था, इसको आगे पढ़ेंगे। तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ये बार बार न्यूज़ में क्यों आता है इसको समझते हैं। देखो, हर तीसरे दिन चौथे दिन मैकुले न्यूज़ में है, इस पर क्वेश्चन आएगा मेंस में। मोदी ने ड्यूरिंग एक स्पीच बोला था कि मैकुले ने 1835 में फाउंडेशन कर दी थी कॉलोनियल माइंडसेट की इन इंडियंस। सही बात है, ये मैंने आपको बता दिया, इसने इस्टेब्लिश की थी यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट मोदी ने बोला है कि इसी को अपन लोग बोलते हैं स्लेव मेंटेलिटी। आज भी लोग हैं जो क्या करते हैं इंडिया में, आप देखना, इनको अलग से ही पहचाना जा सकता है, मतलब लिटरली इनको आप इनकी बातों से तुरंत पहचान लोगे। ये लोग क्या करेंगे, दे हेट देयर ओन थिंग्स, अपने ही खुद के अस्तित्व से ये लोग नफरत करते हैं, चाहे वो अपनी लैंग्वेज हो, चाहे अपना कल्चर हो, चाहे अपनी स्किन का कलर हो, काले हैं भूरे हैं उससे नफरत करेंगे, ये गोरे लोगों से प्यार करेंगे, अपने माँ बाप से नफरत करते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, अब गंवार हैं, गाँव के हैं, तो अपनी देश से नफरत करते हैं, अपने रिलीजन से ये लोग नफरत करते हैं, अब किस तरह से बैठना है, किस तरह से खाते हैं, एनीथिंग, कुछ भी हो इनके जीवन में, उस हर चीज़ से ये लोग नफरत करते हैं। और कुछ भी, गोरे लोग कुछ भी करते हों, मतलब वो लोग पहुँचते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, पानी से धुलते भी नहीं है। कभी पहुँच के देखना किसी चीज़ को, अपने हाथ, मतलब पॉटी करके आओ और हाथ को पोंछ लेना एक बार, ठीक है, कपड़े से पोंछ लेना और उसके बाद खाना खा लेना। विल यू बी एबल टू डू इट? नो। तो ये पोंछना इनको अच्छा लगेगा और पानी से धुलना इन लोगों को, गुलाम मेंटेलिटी के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। टिश्यू पेपर सॉरी, टॉयलेट पेपर चलने लगे इंडिया में, तो यही स्लेव मेंटेलिटी है, नहीं समझे। ये इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहे अंग्रेज, और मोस्टली हिंदूज फेल फॉर इट, हिंदू ही इसके चक्कर में फंस गए। इसका वाई हिंदू फेल, क्योंकि इसका एक रीज़न था, नॉलेज की कमी थी, एजुकेशन कम थी, है ना, अपर कास्ट के लोगों ने ही वो कर रखा था, और अपर कास्ट के लोग ही फेल किए थे, क्योंकि पैसे के लालच में आके कास्ट रिजिडिटीज़ बहुत थी, है ना, उस सब के चक्कर में हिंदू ही फेल किए। भाई मुसलमान लोग तो जनरली अपने रिलीजन के चक्कर में कहो, किसी भी चक्कर में कहो, कि वो तो पाषाण काल में आज भी जी रहे हैं, स्टोन एज में, वो नहीं, बोले हमें तो लकीर के फ़कीर हैं, तो वो उन्होंने तो चेंज होना ही नहीं समझा, न तो वो तब चेंज हुए ना आज चेंज हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो उनको जाने दो, लेकिन हिंदूज बेचारे फेल हुए, तो ये स्लेव मेंटेलिटी हमारे इंडिया में आ गई। तो मोदी ने बोला था कि भाई साहब 2035 से में हमको 200 साल पूरे हो जाएंगे इसको मैनिफेस्टो को आए हुए,
तो इस अगले 10 साल में हमको, मतलब 25 में हम 35 तक आते आते इस कॉलोनियल माइंडसेट को ख़त्म कर देना है। मोदी ने ये बोला था। तो इसीलिए ये बार बार न्यूज़ में आ रही है। तो एक ये गुलाम भाई साहब आ गए माइंड अपना लेके, बोले हम वकील बनेंगे इनका। तो ये वही तर्क दे रहे हैं कि अंग्रेजी की लैंग्वेज लिंगुआ फ्रेंका बना दिया इन्होंने, वेस्टर्न एजुकेशन को इन्होंने वो किया। अर्ली सोशल रिफॉर्मर्स जैसे ज्योतिबा फूले हो गए, ईवी रामास्वामी नेकर, पेरियार हो गया। पेरियार तो एक नंबर का लुल्ला आदमी था। बाल गंगाधर तिलक हो गए, है ना। इन लोगों ने इंग्लिश का यूज किया, ठीक है कि नहीं। और नेशनल लैंग्वेज बना दिया हिंदी को, क्योंकि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज कैसे बना दिया, हिंदी का जितना भी लिटरेचर था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में भेजा गया। फिर प्लस ऑल ओवर इंडिया का जितना लिटरेचर था उसको ट्रांसलेट करके इंडिया में भेजा गया, ठीक है। और इजी पॉलिटिक्स होने लगी, है ना। मॉडर्न एजुकेशन आया तो पॉलिटिक्स इजी हो गई। बहुत सारी चीज़ें ये बताई हैं। और ज्योतिबा फूले वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताया गया, उन्होंने भी कैसे शिक्षा विक्षा के लिए काम किया, है ना। कास्ट जैसे एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन फैली तो पहले एजुकेशन अपर कास्ट के लोगों के लिए ही थी, है ना। और बस यही है मैकुले की मेंटल, ठीक है, अपर कास्ट के लोगों में ही थी। पर द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिटिसिज्म, ये कह रहा है कि अट्रैक्टिव क्रिटिसिज्म किसका है, कि उसकी मेंटलिटी। तो मेंटलिटी ही का ही तो मेन क्रिटिसिज्म है भाई। गुलाम मेंटलिटी से आज तक निकल नहीं पाए हैं। बाकी के सारे काम हुए, कोई दिक्कत नहीं, उसको बुराई नहीं कर रहे हैं हम। ये जो इसको वकील बन के आए ये सब बता रहे हैं, दैट्स ओके, यू यूज्ड इट, दैट इज़ फाइन। अगर आपने इंग्लिश का यूज किया है अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अच्छी बात है। लेकिन इस अगर आप इंग्लिश का यूज़ करके अपने ही देश से नफरत करने लगे, अपने कल्चर से नफरत कर रहे हैं, ये गलत है, ठीक है कि नहीं। मोदी जी ने उसकी कही है, तो ये वकील साहब को ये बातें बताने की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। प्लस लास्ट में एक टर्म है, ये है डिजिटल रेजिड्यू। ये याद रखना, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। जनरली क्या होता है कि कभी ओटीपी आया, है ना, कोई कॉल आई या फिर कोई एसएमएस आया, है ना। तो वो मैसेज रह जाता है ना। तो अभी सीबीआई वगैरह ने बहुत सारे ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स को वो किया है, पकड़ा है। वो लोग क्या करते थे कि ओटीपी का यूज़ करते थे, फ्रॉड करते थे, नहीं समझे। तो अपने मोबाइल को बंद करके रखते थे, जैसे ही ओटीपी चाहिए होता था चालू कर लेते थे। तो इस ये सारी चीज़ें जो बची रह जाती थी, कॉल्स हो गए, ओटीपीज हो गए, एसएमएसेस हो गए, है ना, इसी सब को ट्रैक कर करके उन लोगों की गैंग्स को इन्होंने पकड़ा है। तो इसी चीज़ को डिजिटल रेजिड्यू बोला गया है ना। तो कोशिश करो, बचे रहो, है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आई होप ये बात की चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।